शरीफ उस्मान हादी का कत्ल। क्या अब दुनिया भर में इसको भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का केस बनाकर नहीं उठाया जाना चाहिए? अब ये भुगतेंगे अब उसी तरह जिस तरह अमेरिका कनाडा ने इनके नाक से लकीरें निकलवाई थी। अब आप देखेंगी कि बांग्लादेश वाले मामले के अंदर भी लकीरें निकलवाएंगे इंडियंस, क्योंकि इंडिया के जो एसेट्स बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, जो रॉ के एसेट्स मौजूद हैं, अब उनको खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान को इन्होंने मुक्ति बानी जैसी दहशतगर्द तंजीम बनाई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उस वक्त से ये 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये इतने ज्यादा फैशिस्ट और बुचर्स हैं अपने दिमाग में कि इन्होंने 16 दिसंबर को ही एपीएस का अटैक भी करवाया पाकिस्तान के अंदर। मैदान में उतरने से पहले ही भारत अपना मुकदमा बयानिया की जंग में हार चुका था। आपने अगर फेक नैरेटिव भी क्रिएट करना है तो उसमें आप 90% आप झूठ बोलें, लेकिन आप उसमें 10% तो कम से कम सच बोलें। अपने लोगों को इस्लामोफोबिया इन्होंने जनरेट किया, इन्होंने जीनोफोबिया जनरेट किया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लेके आई, ये अखंड भारत को इन्होंने, के पास कोई एयरफोर्स और नहीं थी कि जो दोबारा आए और अपने जहाज जो है पाकिस्तान के जहाजों को देखे ना, 7 जहाज हमने इनके मार के गिराए, हमारा एक जहाज भी नहीं नीचे गिरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाजी और अपने नए पॉडकास्ट में आपके सामने हाजिर हूं। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो महज तज्जियाकार नहीं बल्कि आप यूँ कहें कि पाकिस्तान के बयानिया की जंग में एक मजबूत फिक्री महाज की हैसियत रखती है। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल-अरबी, जिनकी खुसूसी महारत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी आइडियोलॉजिकल वॉर, सफारती कशीदगी और दिफाई बयानियों पर है। वो न सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़ को बड़ी गहराई से समझते हैं, बल्कि अगर हम यूँ कहें कि आलमी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, जुर्रतमंदाना और मौसर अंदाज में पेश करने की सलाहियत भी रखते हैं। अहमद, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो हम मई की जंग से ही आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जिस दौरान आपके बेबाक तबसरों ने पूरे मुल्क में खासी दाद समेटी। मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुख्तसर जंग हुई, आपके नज़दीक क्या ये भारत की महज टेक्टिकल मिसकैलकुलेशन थी या डिलिबरेट एस्केलेशन थी? जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, भारत की ये जो जंग थी, मार्का हक बुनियानुल मरसूस, जिसके पाकिस्तान ने जो फिर ऑपरेशन जो लॉन्च किए, वो मिक्सचर थी बहुत सारे फैक्टर्स का। वो एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल मिसकैलकुलेशन थी, वो रीइंफोर्समेंट ऑफ द फेलियर भी थी, और फिर ड्यूरिंग द वॉर जो उन्होंने जिस तरीके की एस्केलेशन की, उस एस्केलेशन को फिर वो एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल नहीं कर सके। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स से और उसके ड्राइविंग फैक्टर्स से वो पिछले 15 से 20 साल की वो तमाम पॉलिसी जो इस हिंदुत्वाइज्ड रजीम ने, जो सेफ्रनाइज्ड रजीम थी, मोदी की शक्ल में, आरएसएस की शक्ल में, अजित कुमार डोवल की शक्ल में, जयशंकर की शक्ल में, अमित शाह की शक्ल में, राजनाथ सिंह की शक्ल में, कि जहां पे इन्होंने ये कहा कि ये अपनी जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान रेटरिक का इस्तेमाल करेंगे अपने इलेक्टोरल कॉलेज को सफाइज करने के लिए। इनका जो जिंगोइज्म था वो इस हद तक, वो कहते हैं जितना इतना ज्यादा झूठ बोलें कि आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। सो इस अमल के ऊपर जब इन्होंने काम शुरू किया तो ये कहीं पे दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ रियलिटी। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह का अपने मुल्क को सेटिस्फाई करने के लिए रेटरिक बनाना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान के जितने चाहेंगे टुकड़े कर देंगे और कश्मीर भी ले लेंगे और जीबी भी ले लेंगे और सिंध रिवर पे जो है हम वो भी ले लेंगे वापस। जब ये सारा बयानिया चल रहा था, इतना ज्यादा इसमें नॉइस थी, इतना ज्यादा शोर था कि ये हकीकत से दूर चले गए। ये भूल गए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, ये भूल गए कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड हैं, ये भूल गए कि पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स बना था, ये भूल गए कि पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स कायम रहा, ये भूल गए कि पाकिस्तान के बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि इस्लाम की आखिरी चट्टान, एंड देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दे फॉरगॉट कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, उसके आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, वो बैरूनी दुश्मन और भारत को लेके इकट्ठे हैं। ये भूल गए कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ 7 लाख की नहीं है, ये 25 करोड़ की फौज है और भारत के मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और फिर इनको वो इनकी जिंदगी की, भारत की जो आप कहें कि पिछले 70-80 साल की जो सबसे बड़ी गलती थी, वो इन्होंने इस साल मई के महीने में की। और फिर आपने देखा वो जिस जंग को आपने कहा छोटी सी जंग, उस छोटी सी जंग का वाकई में छोटी मतलब दिनों के हिसाब से वो छोटी सी जंग थी, लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से उसका इम्पैक्ट सदियों तक
सदियों के ऊपर मुहित है। और आपने देखा दैट वॉर प्रैक्टिकली चेंज्ड एवरीथिंग, द आउटलुक ऑफ पाकिस्तान, द आउटलुक ऑफ इंडिया एंड द आउटलुक ऑफ दिस एंटायर रीजन। बिल्कुल अहमद, चूंकि आप पहलगाम हमले से कबल भी और फिर उसके फ़ौरन बाद भी भारतीय मीडिया पर बतौर पाकिस्तानी आप मौक़िफ़ भी पेश करते रहे हैं। भारत की जानिब से जिस तरह का बयानिया और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया गया, जिसमें मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को बड़ा उभारा गया है और उसमें बस वो किसी भी हद तक गए हैं, क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मैदान में उतरने से पहले ही भारत अपना मुकदमा बयानिया की जंग में हार चुका था? जी, इसमें कोई देयर इज नो डाउट इन इट कि इन्होंने, इनका जो नैरेटिव था वो नैरेटिव की ग्राउंड के ऊपर रूट्स नहीं थी। मिसाल के तौर पे इनका जितना भी बयानिया था इन द वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव या इन द वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव वॉरफेयर, वो ये बात करते हैं कि जो बेस्ट नैरेटिव होता है वो वही नैरेटिव होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ ट्रूथ सबसे ज्यादा होता है। जिस नैरेटिव में एलिमेंट ऑफ ट्रूथ कम होता है वो आज नहीं तो कल वो धड़ाम से गिर जाता है। नैरेटिव क्रिएशन के अंदर ये बात होती है कि आपने अगर फेक नैरेटिव भी क्रिएट करना है तो उसमें आप 90% आप झूठ बोलें, लेकिन आप उसमें 10% तो कम से कम सच बोलें। अहमद, भारतीय मीडिया जिस तरह बार बार झूठ का बाजार गर्म करता है और फिर हर मर्तबा एक्सपोज होकर दुनिया भर में जग हंसाई का सबब भी बनता है, इसके बावजूद वो उस प्रोपेगेंडे से बाज क्यों नहीं आता? इतनी दफा सुबकी का सामना हुआ है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्या वहां इंतहा पसंद मोदी रजीम का दबाव इतना ज्यादा है या महज टीआरपी की दौड़ है? जी देखें, बात यह है कि आप एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक मॉन्स्टर को खुद क्रिएट करते हैं और फिर आप उसी के गुलाम हो जाते हैं। उसी तरह ये जो भारतीय मीडिया है, ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, इस बयानिए को इन्होंने खुद क्रिएट किया। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अपने मीडिया के अंदर। अडानी अंबानी के थ्रू इन्होंने भारत का तकरीबन 70 to 80% मीडिया खरीदा बीजेपी ने, और फिर उसके बाद उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पर जहन साजी शुरू की। अपने लोगों को इस्लामोफोबिया इन्होंने जनरेट किया, इन्होंने जीनोफोबिया जनरेट किया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लेके आई, अखंड भारत को इन्होंने जो है वो लीग। रिसेंटली देखें ये राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट थी कि हम सिंध रिवर भी ले लेंगे, सो इस तरह का जिंगोइज्म इन्होंने खुद क्रिएट किया। और उस जिंगोइज्म में इन्होंने हाइपर वेंटिलेटेड तरीके से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी था, पाकिस्तान को इन्होंने कमजोर भी दिखाया और अपने आप को इन्होंने ताकतवर भी दिखाया। जब रियलिटी किक इन की, जब पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया, वो जवाब देने के बाद इनके पास कोई फिजिकल ग्राउंड के ऊपर कोई तरीका नहीं बचा था कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसका ये काउंटर अटैक कर सके। तो इनके पास कोई एयरफोर्स और नहीं थी कि जो दोबारा आए और अपने जहाज जो है पाकिस्तान के जहाजों को देखे ना, 7 जहाज हमने इनके मार के गिराए, हमारा एक जहाज भी नहीं नीचे गिरा। सो ये ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर ये कुछ हुआ। सो इस सारी जो सिचुएशन के अंदर दो वाहिद रास्ता इनके पास बचता था, वो फिर वही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, वही मीडिया का रास्ता बचता था, वही नैरेटिव का रास्ता बचता था। हकीकत में ये कुछ कर नहीं सकते थे। जिसके बकौल तो उन्होंने कराची तक जो है ना वो इन्वेड कर दिया था और बाद में फिर उनकी अपनी अपोजिशन उनसे सवाल कर रही थी कि भाई कहाँ, आप तो कह रहे थे कि आप कराची तक पहुंच गए। इस हद तक हिलेरियस। जी बिल्कुल, वही जैसा मैंने कहा कि वो जो मॉन्स्टर इन्होंने क्रिएट किया था, अब वो इनकी जान के उस दर पे है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ, आपने तो कहा था हम पाकिस्तान की फलां टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेंगे और पाकिस्तान हमारे सामने स्टैंड नहीं कर सकता। आपने देखा मार्का ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जिस तरीके से जिंगोइज्म इंडियन मीडिया के ऊपर आया था, वो ओवर कमिट कर गए थे। तो उनकी फौज जो कहती थी कि हम जंग नहीं लड़ सकते, मीडिया कहता था कि नहीं आपने जंग लड़नी है, अवाम कहती थी कि मीडिया कह रहे हैं जंग लड़नी है तो फौज लड़के दिखाएगी। सारी सिचुएशन में उन्होंने अपना नुकसान करवाया। तो वो मॉन्स्टर जो इन्होंने क्रिएट किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया का मॉन्स्टर वो खुद बीजेपी को और बीजेपी के साथ साथ पूरे भारत को इरोड करके खा रहा है। अच्छा अहमद, तो ना लाइटर साइड, वैसे आप काफ़ी अरसे से भारतीय मीडिया पर खुद भी अपीयर होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ प्रोग्राम से पहले किसी प्रोड्यूसर ने आपको कहा हो, कोई गाइडलाइन दी हो कि जी इस लाइन पर किन नुकात पर आपने बात करनी है, या फिर मकसद सिर्फ शोर शराबा ही होता है? नहीं, जर्नली उनका एक टॉपिक होता है, वो बता देते हैं। बाकी तो इस तरीके से कि इस टॉपिक के ऊपर बात होगी, बाकी कोई मुझे क्या कहना है वो तो इनमें जुर्रत नहीं है कि मुझे बताएं। वो तो पहले शो से आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि जो ये मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अरनाब वाला जो शो काफ़ी फेमस भी हुआ, तो उसमें भी बात यहीं से शुरू हुई थी ना कि वो मेरे मुंह में लफ्ज़ डालने की कोशिश कर रहा था कि आप भी ये बात करें। तो वो इनको काफ़ी क्लैरिटी है। और बाकी जो है इंडियन मीडिया का आपको पता है कि एक वो
के कुछ शोज होते हैं जिन पे आप एक मैसेज कन्वे कर दें तो उसका इम्पैक्ट फिर इंडिया पाकिस्तान हर जगह पे जाता है, वरना तो फिर आपको पता है एक लो ग्रेड मीडिया है, लो ग्रेड इंटेलेक्ट है, एक शाउटिंग कंपटीशन होता है, तो उसमें कोई डेप्थ नहीं होती। बस कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर आप कुछ शोज होते हैं जिनमें आप चले जाएं और उससे फिर ये है कि साउथ एशिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो बस उसके अलावा तो और कोई डेप्थ नहीं है उस मीडिया के अंदर। उसको सही गोदी मीडिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जंग के बाद हमने देखा कि अमेरिका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान का रद्दअमल आया। क्या ये इस बात की अलामत था कि भारत को अब एक स्ट्रेटिजिकली अनरिलायबल एक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, और आलमी सतह पर क्या मई की कशीदगी के बाद भारत की जो डिटेरेंस क्रेडिबिलिटी है वो सीरियसली हम कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज हो चुकी है? देखिए, मैंने ये टेलीविज़न के ऊपर या मीडिया के ऊपर पिछले 2 साल 2023 के एंड से काम शुरू किया, और आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरी पहली कुछ ट्वीट्स या वीडियोस वगैरह थी, तो उसमें भी मैं हमेशा ये बात कर रहे थे, और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते हैं या जो इंडिया के इंटरनल डायनामिक्स को समझते हैं, वो एक बात कर रहे थे कि इंडिया एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और एक चिंगारी होगी जो भड़केगी, और इंडिया की तबाही जो है वो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वो राइट पे नजर आ रही है। सो आपने देखा कि फिर इसी तरह मार्का हक वो चिंगारी थी कि जिसने इंडिया के अंदर जितना भी बारूद दफन था, ये जो वॉल की जो इन्होंने हेट्रेड का, नफरत का, तासुब का, इनसिक्योरिटीज का पूरा बारूद जगह जगह लगाया हुआ था भारत के अंदर, वो मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की वजह से वो हर जगह के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को भी दीवार के साथ लगाया। कांग्रेस बोल भी नहीं सकती थी। मार्का हक के बाद ब्रीदिंग स्पेस मिली तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर बातें की। फिर उसके बाद जितनी इनके मुल्क के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल थी, सारों को इनकी जो मोदी की हरकतों और जुल्म के नतीजे में जो मार्ज़े वजूद में आई थी, उन सारों में आपने देखा एक सारी इंस्पायर हुई जब पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के दांत तोड़े। और उसके अलावा आपने देखा कि फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर भी जब इंडिया को पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर प्रोजेक्ट करके दिखाया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो इंडिया गॉट बैडली एक्सपोज्ड। और वो हार्ड पावर थी पाकिस्तान की, जिसके नतीजे में हर वो मुल्क जो भारत में अपना इंटरेस्ट भारत के साथ अलाइन करके चलना चाह रहा था, जिसको ये देखें, हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं, यहाँ पे परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। इंडियंस समहाउ मैनेज टू क्रिएट द परसेप्शन कि ये ग्लोबल लीडर है, तो सारी दुनिया उसको खरीद रही थी। ये बहुत डेंजरस भी है और ये बहुत टेक्निकल पॉइंट भी है कि जब परसेप्शन रियलिटी से बड़ी हो जाती है। तो हमने ये किया कि हमने उस परसेप्शन को ब्रेक किया मार्का हक में, और हम रियलिटी को सामने लेके आए। यस, और रियलिटी इज कि पाकिस्तान जो है वो कई गुना ज्यादा रिलायबल पार्टनर है एज कंपेयर टू इंडिया। पाकिस्तान आजकल की दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ पाकिस्तान अलाइंड है, इंडिया अलाइंड नहीं है। पाकिस्तान जो है वो फ्लेक्सिबल है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को एज अ टूल ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स इस्तेमाल नहीं करता, एक रीजनेबल, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल पार्टनर है। इसी वजह से मार्का हक के प्रीटेक्स्ट के साथ अगर अब कोई भी मुल्क रिलायबल पार्टनर्स की तलाश करेगा तो वो जाहिर है पाकिस्तान को देखेगा, भारत को नहीं देखे। और दूसरा, मोदी रजीम के तहत जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी या आरएसएस ड्रिवन स्टेट बिहेवियर है, क्या यही नजरियाती इंतहा पसंदी भारत को आलमी सतह पर आइसोलेट करी है? देखिए, दुनिया की कुछ नो गो एरियाज होते हैं। पूरी दुनिया एक्सपेंशनिज्म को इतने अच्छे तरीके, स्पेशली जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है और फिर वो एक्सपेंशनिज्म के तौर पे जो तबाही पूरे मिडल ईस्ट में लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो भारत उसी तर्ज के ऊपर जो ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, दुनिया को अच्छी निगाह से नहीं देखती। फिर ये जो हिंदुत्वाइज्ड आपने इनकी पॉलिसी की बात की, उसी के तहत इन्होंने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया। पिछले 2-3 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ है। अमेरिका के अंदर गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए। फिर और भी सिख लीडर्स है जिनके ऊपर इन्होंने टेररिस्ट अटैक्स करवाए, लॉरेंस बिश्नोई को इस्तेमाल करते हुए। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने जो सिख राइट एक्टिविस्ट थे अवतार सिंह खांडा, उसको जहर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी भी एक दहशतगर्दी की, उससे पहले भी ये सिखों को वहां पे टारगेट करते रहे। बांग्लादेश के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली आप आज जो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट जी, उसके अलावा इन्होंने म्यांमार में दहशतगर्दी की। नेपाल के अंदर अभी जो रेवोल्यूशन आई उससे पहले इनकी जो दहशतगर्दी के वाकयात सामने आए। तो इस सारी सिचुएशन में हुआ ये है कि पिछले 70 सालों से साउथ एशिया में तो दहशतगर्दी कर ही रहे हैं, मुक्तिबानी क्रिएट कर रहे हैं, टीटीपी, बीएलए, तमिल टाइगर्स, लेकिन वेस्ट का एक अपना थॉट प्रोसेस है, वेस्ट का एक अपना माइंडसेट है, और दुनिया इस वक्त इज लेड बाय द वेस्ट।
वेस्ट में जो चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाए वो फिर दुनिया अंडरस्टैंड करती है उसको। तो हम पिछले 70 साल से कह रहे हैं इंडिया दहशतगर्द है, लेकिन हमें उस तरह का रिव्यू नहीं मिल रहा वेस्ट से। अब यह है कि एक तो मार्का हक का प्रीटेक्स्ट है, फिर उसके बाद इंडिया ने वेस्ट के अंदर जो दहशतगर्दी करवाई है, तो अब पूरी दुनिया भारत को देख रही है जिस तरह दुनिया को देखना चाहिए, एज अ टेररिस्ट स्टेट। और फिर जिस जिल्लत आमेज अंदाज में हमने देखा है कि भारत जो है वो मई की जंग हारा, आप उसके नतीजे में भारतीय फौज के जो अंदरूनी हालात और आलमी सतह पर जो उनका इमेज गया है, आप क्या देख रहे हैं कि वो किस हद तक मुतासिर हुए, और क्या भारत दोबारा कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इस तरह का? देखें, इंतहाई फ्रैक्चर्ड आर्मी सामने आई है। जब इन्होंने जंग की बात की, आपने वो याद होगा कि जो नॉर्दर्न कमांड, जो कि स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी थी, ये मई वाली, उसके कमांडर को इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि वो जंग नहीं करना चाह रहा था। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पेपर्स जो हैं वो लीक हुए, जिसमें लिखा हुआ था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रेजिग्नेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गोरखास जो हैं उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया इस जंग को, जो कि कटिंग एज है इंडियन आर्मी का। फिर इनकी जो सिख रेजिमेंट्स हैं, यानी आप इंडियन आर्मी को अगर देखें, इफ यू टेक आउट द गोरखास एंड द सिख्स, तो पीछे वो कबाड़ बचता है सिर्फ। सो इन्होंने जो 6 रेजिमेंट सीन की, उन्होंने भी उस तरीके से इनको सपोर्ट नहीं किया। इनकी आर्मी को जब इन्होंने कहा कि ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है, तो उसने कहा कि हमें तो एयरफोर्स ही कवर नहीं देती। और एयरफोर्स का आपने हाल देख लिया कि कैसे हुआ कि दुनिया की तारीख में इस तरीके से इतने ज्यादा जहाज इतने कम टाइम पीरियड में नहीं गिरे होंगे जितने उस 2 घंटे के अंदर गिरे। और ये एक रिकॉर्ड है इन इटसेल्फ, दुनिया की तारीख की शायद सबसे बड़ी एयर बैटल थी, और सबसे स्विफ्ट पाकिस्तान ने जिस तरीके से विद इन 2 आवर्स उनकी पूरी एयर सुपीरियोरिटी को खत्म करके रख दिया। आईएनएस विक्रांत का जो कमांडर था, नेवी की जहां तक आप बात करती हैं, जो इनकी एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके कमांडर का इन्होंने कोर्ट मार्शल किया ऑपरेशन सिंदूर का सो कॉल्ड, उसके फौरन बाद। सो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, अब आप देख लें इनके चीफ के ऊपर भी जो बातें चल रही हैं, एयरफोर्स चीफ के ऊपर। सो इस सारी सिचुएशन में इंडियन आर्मी हैज अपीयर्ड टू बी मोर फ्रैक्चर्ड देन एवर। बिल्कुल डरे हुए हैं, अनप्रोफेशनल, अंडर कॉन्फिडेंस, और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से हटके इंडियन आर्मी में एक चीज रह गई है, जो कि है लॉयल्टी टू हिंदुत्व, लॉयल्टी टू सैफरॉन। सो उसके ऊपर इंडियन आर्मी के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि हमने पोलिटिसाइज कर दिया अपनी फौज को, और हम पाकिस्तान जैसी प्रोफेशनल आर्मी के साथ करने के काबिल नहीं रहे। सो ये इनका पूरी दुनिया के सामने इमेज गया, और वो वाज़े तौर पर सबके सामने गया। अच्छा, भारत के अंदर जो बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है, मिसाल के तौर पर हालिया वाकया देख लें आप, जहां पर एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींचा गया, क्या ये भारत के इंटरनल मॉरल कोलैप्स की अलामत नहीं है? चूंकि अब ऐसे वाकयात दुनिया भर में नुमायां हो रहे हैं, आलमी तंजीमें उन्हें खतरनाक करार दे रही हैं, तो क्या आइंदा हम भारत पर किसी किस्म की बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगते देख सकते हैं? देखें, बात यह है कि दुनिया का जो ऑर्डर है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वो चेंज हो रहा है। इस ऑर्डर में पहले दुनिया में एक प्लेयर होता था, अमेरिका प्लेयर था, एंड इट वाज अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड। अब मल्टीपल प्लेयर्स इमर्ज कर रहे हैं, एक तरफ चाइना कर रहे हैं, एक तरफ रशिया कर रहे हैं। इससे पहले दुनिया में न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर होता था, जिसमें इंटरनेशनल लॉ की बात होती थी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात होती थी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे पॉलिसी मेकिंग होती थी, और कहा जाता था कि हमें टू सम एक्सटेंट एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। और एक बुनियादी नुक्ता जो है, यानी इंटरनेशनल अरीना में रूल ऑफ लॉ को बुनियादी नुक्ता जो होता था वो ये होता था कि जंग जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। उसकी जगह आप दुनिया में आ रहे हैं न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि आपके इंटरेस्ट इंटीग्रल होते हैं, और जंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। जंग के आपको एक ही सूरत में अवॉइड हो सकती है अगर आप केयरफुली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके अपने दुश्मन को डिटर कर सकें। तो जहां तक भारत की बात है, इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत जो है वो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अपने आप को चेंज करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहा है। और इस सारे जो चेंजिंग सिनेरियो है, इसमें जो आपको दुनिया नजर आ रही है, उसमें आपको वो मुमालिक नजर आ रहे हैं, एक जो दुनिया में पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अलाइन करना चाहते हैं। फिर देयर आर सर्टन कंट्रीज जो कि ये चाहते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसमें मजीद केओस आए, इसमें अनार्की आए, इसमें दहशतगर्दी आए, ताकि हमारी जो हुकूमतें हैं वो कायम रहें। वो 3 मुमालिक हैं पूरी दुनिया में, एक भारत है, दूसरा इसराइल है, और तीसरा अफगानिस्तान है। सो इन तीनों मुल्कों का एजेंडा ये है कि ये दोबारा से दुनिया के अंदर केओस और एनार्की करवाएं, और जो प्रेशर इस वक्त इसराइल के ऊपर आ रहा है कि वो गाजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, और जो प्रेशर इंडिया पे आ रहा है कि वो आरएसएस और हिंदू राष्ट्र आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो जो इस वक्त पूरी दुनिया भारत और इसराइल को देख रही है
जो दोबारा से यहाँ से हटा के मुसलमानों और एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिया की तरफ लेके जाई जाए। सो पूरी दुनिया इस वक्त इन 3 ममालिक के खिलाफ बाकायदा तौर पे खड़ी है। और आपको जान के बहुत हैरत होगी कि जो अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस सोच के खिलाफ खड़ी है। वो भी कहती है कि हम दुनिया में जंगें नहीं होनी चाहिए। उनका अपना इसके अंदर फायदा है। वो चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज पुल आउट करें। अमेरिका पे तो $37 ट्रिलियन का खर्च है, कर्जा है अमेरिका के ऊपर। तो वो चाहते हैं कि हम अपनी जंगों से निकलें वरना अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सो ये 3 मुल्क हैं वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक जंग चल रही है जो कि इस वक्त हमारी आंखों के सामने हमें नजर नहीं आ रही। इंडिया रीजन में तो एक क्योस फैला रहा है, लेकिन अंदर उसके अपने भी तो मामलात बड़े ख़राब हैं। नागालैंड आपने खुद भी पहले जिक्र किया, मणिपुर, असम, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान और खालिस्तान। क्या भारत इस वक्त मल्टीपल इंटरनल फॉल्ट लाइंस पर डोंट यू थिंक ये खड़ा है? आपको लगता है कि भारत एक ओवर सेंट्रलाइज्ड यूनियन बनता जा रहा है जो इवेंचुअली इम्प्लोड कर सकता है? उसके अपने इंटरनल फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं। साल की जी बिल्कुल, आप पिछले 5000 साल की अगर तारीख देखें तो, और द पास्ट 1000 ईयर्स, पिछले 1000 साल में भारत कब रहा है एक यूनियन की फॉर्म में? सिर्फ उस वक्त जब एक मुसलमान रूलर भारत को रूल कर रहा होता था। उसकी वजह यह थी कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल कॉन्शियंस है या कलेक्टिव पॉलिटिकल कॉन्शियस है उसमें एक सियासी निजाम है। वो सियासी निजाम ये है कि छोटा सा दारुल खिलाफा होता है सेंट्रलाइज्ड, और बड़ी रियासतें होती हैं। ये मुसलमानों के डीएनए में, खून में, ब्लड में शामिल है। लिहाजा मुस्लिम्स जब भारत के अंदर आते थे और भारत को रूल करते थे तो वो ऐसे ही होता था, वो भारत को यूनाइट करके रखते थे। ऑन कॉन्ट्रेरी फॉर द पास्ट 1000 या फॉर द पास्ट 5000 ईयर्स जो जहां के जो लोकल हिंदूज हैं उनका अपना एक सियासी नजरिया और सियासी सोच होती है। वो छोटी छोटी रियासतों में डिवाइडेड रहते हैं। राजास जब आपस में एक दूसरे के साथ उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो अलायंस बन जाते हैं, वरना वो लड़ते लड़ाते रहते हैं। ये हमेशा से इट ऑलवेज टुक अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। अभी 1000 साल के बाद ये एबनॉर्मेलिटी हुई है इंडिया में कि इंडिया जो है इस फॉर्म में इकट्ठा हुआ है अंडर अ हिंदुत्वाइज्ड लीडरशिप, अ ब्राह्मणाइज्ड लीडरशिप। सो ये इट्स अ नॉन स्टार्टर सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन। और अब जो इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया है, जो ब्लंडर्स कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के इंटरनल ब्लंडर्स कर रहे हैं, इट इज ओनली नेचुरल कि इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इंडिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, एक्टिव फ्रीडम स्ट्रगल्स, वो भारत है। 120 दुनिया की तारीख की सबसे पुरानी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो इंडिया के अंदर है, नागालैंड के अंदर। सो ये सारी सिचुएशन जो है ये उसी तरफ जा रही है क्योंकि ये सस्टेन मॉडल ही नहीं है इनके पास अपने मुल्क को इकट्ठा रखने का। बिल्कुल। और खित्ते में जहां भी प्रॉक्सी और दहशतगर्दी की बात करते हैं वहां भी किसी न किसी सूरत भारत का नाम जरूर सामने आता है। लेकिन अफगानिस्तान पर जाने से पहले बांग्लादेश की मैं बात करना चाहूंगी। जिस तरह तकरीबन 50 साल बाद वहां तुलबा ने भारतीय मुदाखलत के खिलाफ एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा की। भारत नवाज हसीना वाजिद मुल्क से फरार हुई और अब भारत में बैठकर बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं, जिसकी एक मिसाल अभी रिसेंटली हमने देखी, शरीफ उस्मान हादी का कत्ल। क्या अब दुनिया भर में इसको भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का केस बनाकर नहीं उठाया जाना चाहिए जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है? जी बांग्लादेश वो उठा रहे हैं और भारत आप देख रही हैं आपके सामने है कि किस तरह ब्लंडर अपॉन ब्लंडर, जैसे मैंने बात की कि दुनिया का जो मिजाज चेंज हो रहा है भारत को लेकर, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकती हैं कि भारत को भी सिचुएशन की रियलिटी का अंदाजा नहीं है। भारत का ये 71 का जो दिसंबर का महीना है उसमें आपने 16 दिसंबर को पाकिस्तान को इन्होंने मुक्ति बानी जैसी दहशतगर्द तंजीम बनाई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उस वक्त से ये 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये इतने ज्यादा फैशिस्ट और बुचर्स हैं अपने दिमाग में कि इन्होंने 16 दिसंबर को ही एपीएस का अटैक भी करवाया पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बच्चों को इन्होंने ज़िबा करवाया। दिसंबर का मंथ होता है, इसमें अपनी तरफ से कोट अनकोट ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेज देना चाहते हैं, चाहे इंडिया को, चाहे पाकिस्तान को दें, चाहे बांग्लादेश को दें, उस चक्कर में इन्होंने, आप देखें ना, अवतार सिंह खांडा जो जिसका मैंने जिक्र किया कि जिसको जहर दिया गया इंग्लैंड के अंदर, जब जहर दिया जा रहा था अवतार सिंह खांडा को, तो उस वक्त उसी दिन जो फॉरेन मिनिस्टर था इंडिया का जयशंकर, उसने वो लड़का है इनका पॉडकास्ट करता है, रणबीर बियर बाइसेप्स उसका नाम है, उसके साथ पॉडकास्ट किया अपने ऑफिस में और अपने ऑफिस में उस दिन धमकी दी कि हम अवतार सिंह खांडा को मरवा देंगे और उसके बाद उसको जहर दिया गया और वो मर गया। तो ये बिल्कुल दीवानों की तरह, ये हाइपर जिंगोइस्टिक और बिल्कुल अपने गरूर और तकब्बुर के अंदर ये गलतियां करते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर आया तो नाक से अगलों ने जयशंकर की लकीरें निकलवाई, फिर कनाडा और अमेरिका ने कि तुमने दहशतगर्दी करवाई। अभी भी
जो ये इन्होंने बांग्लादेश के अंदर ये जो टारगेट किया है नौजवान को, उसकी वजह यही है कि ये दिसंबर का महीना है, 16 दिसंबर के इर्द गिर्द का टाइम है, वांटेड टू गिव अ सो कॉल्ड मैसेज। अब वो इनके गले पड़ गया है, अब ये भुगतेंगे। अब उसी तरह जिस तरह अमेरिका कनाडा ने इनके नाक से लकीरें निकलवाई थी, अब आप देखेंगी कि बांग्लादेश वाले मामले के अंदर भी से लकीरें निकलवाएंगे इंडियंस, क्योंकि इंडिया के जो एसेट्स बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, जो रॉ के एसेट्स मौजूद हैं, अब उनको खदेड़ा जा रहा है। और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान का 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है ना अफगानिस्तान के साथ, उससे 3000 किलोमीटर का ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है बांग्लादेश का इंडिया के साथ। और वेस्ट बंगाल में जो है वो सारी एथनिसिटी भी वो शेयर करते हैं। तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ सेंसिटिव एरिया, 12 किलोमीटर का छोटा सा चिकन नेक है कि वो एक छोटे से जो एक्शन से भी जो है वो ब्लॉक हो सकता है। वो डैमेज कर सकता है। अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। बिल्कुल। हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अदालत सजा दे चुकी है और वो एक मुल्क की मफरूर मुजरमा है, और भारत ने फिर उन्हें पनाह भी दे रखी हुई है। हालांकि वो तलबा के कत्ले आम में मुलविस रही हैं। क्या दुनिया इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करेगी कि उनको हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं भारत के हवाले से कि वो इस तर्ज अमल पर उसे आलमी सतह पर जवाबदेह बनाया जाए? देखिए, हमें इस बात को पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा अलायंस है। आपने देखा इट इज़ नॉट सिर्फ ये पॉलिटिकल नहीं रहा, अब तो आइडियोलॉजिकल हो गया। जब उन्होंने कायदे आज़म की बर्थडे को सेलिब्रेट किया और कायदे आज़म को बानी उन्होंने अपना कहा, शेख मुजीब जैसे गद्दार का उन्होंने घर जलाया, उसकी बेटी को वहाँ से निकाल के फेंका। सो इट्स ए लीगल बैटल जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ भारत को अजियत और तकलीफ देगी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात होंगे, इनकी इंटरडिपेंडेंस होगी, इनकी आपस में अफवाज के ताल्लुकात होंगे। सो उसके ऊपर पाकिस्तान बिल्डअप कर रहा है। हमें बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद द बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है और बांग्लादेशी आर्मी है। बाकी तबाही भारत खुद अपनी करेगा। और दूसरा ये कि बांग्लादेश में जो जी आप कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि बांग्लादेश में जो इस वक्त भारतीय हाई कमिश्नर की जो मुल्क बदरी हुई, फिर 7 सिस्टर स्टेट्स को अलहदा करने की बातें, फिर इंतहाई इश्तियाल अंगेज मुजाहरे में देखने को मिल रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन का अंजाम क्या देख रहे हैं? क्या बांग्लादेश इस हवाले से कोई अमली कदम उठा सकता है, खास तौर पर जब 7 सिस्टर्स के अवाम पहले ही आज़ादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नजर आते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल है 51, वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है हर मुल्क को। भारत बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दी भेज रहा है, आपने देखा कि सबूत आपके सामने आ गए। उन्होंने उनका जो एम्बेसडर है उसको भी, हाई कमिश्नर को भी निकाल के वापस फेंक दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। जो दहशतगर्द हसीना वाजिद है, जो मर्डरस जो खातून जिसने पिछले कई साल लाखों लोगों को, बंगालियों को ज़िबा किया, वो इंडिया के अंदर बैठी हुई है। पूरी दुनिया को बांग्लादेशी ये बता रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। अगर दुनिया बांग्लादेशियों को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, अगर हसीना वाजिद नहीं जा सकी, अगर यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ग्लोबल पावर्स इंडिया को कन्विंस ना कर सके कि इसको भेजें और इंडिया की दहशतगर्दी बंद ना कर सके, तो फिर यही जो आर्टिकल 51 है ये बांग्लादेश को पूरा इख्तियार देता है कि वो अपने डिफेंस के लिए जो चाहे वो करे, एंड एनी मीन्स डिप्लॉय एनी मीन्स। अब यही जो मीन्स है 90s की जो दिहाई थी, उसमें पूरा भारत चीखता और रोता रहता था कि वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो बांग्लादेश करा रहा है। पूरी 90s की दिहाई इनकी रोते हुए गुजरी है। और वो लुत्फुजमा बाबर जिसको कहा जाता है कि जिसको ये एक मजाक के तौर पे ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर है 7 सिस्टर स्टेट्स का, जो इनका होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर था, वो जेल में छुट चुका है और अब वो इस वक्त तक कहीं मंजर आम पे नहीं आया। तो सारी जो सिचुएशन है, दे आर लीविंग बांग्लादेश विद नो अदर ऑप्शंस कि अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें सिलीगुड़ी के अंदर, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें नागालैंड के अंदर, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें वेस्ट बंगाल के अंदर, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें मणिपुर के अंदर और इंडिया को पे बैक करें इन द सेम कॉइन। आफ्टर ऑल दिस इज जियोपॉलिटिक्स, आपके इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी थी, मोहम्मद यूनुस ने जब दौरा चीन किया तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 7 सिस्टर्स के समुंदर तक रसाई का वाहिद सरपरस्त बांग्लादेश है।
क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश अब भारत के मुकाबले में चाइना कार्ड को कॉशियसली प्ले कर रहा है और ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑप्टिमल लेवल के ऊपर वो फंक्शन कर रहे हैं। वो चाइना को भी यहां से बुला रहे हैं और वो अमेरिका को भी लेके आ रहे हैं। अमेरिका आप इसको सर्च अप करिएगा कि अमेरिका वांट्स टू एस्टेब्लिश अ मिलिट्री बेस इनसाइड बांग्लादेश एंड बांग्लादेशीज हैव वेलकम्ड इट। और दूसरी तरफ वो चाइना को भी लेके आ रहे हैं कि आप सीपोर्ट की तरफ आए। पैनिक है अमेरिका और इंडिया के दरमियान में भी बांग्लादेश को लेके, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत केयरफुली क्राफ्ट करके चल रहे हैं और आने वाले दौर में वो मजीद प्रेशर, वो कोई इमोशनल जिंगोइज्म नहीं है, हार्ड कोर कोल्ड फॉरेन पॉलिसी है और ये भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। बिल्कुल। और अब तो जब ये शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद हम देख रहे हैं कि ढाका समेत कई शहरों में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ है, इंडियन वीज़ा सेंटर बंद करना पड़ा और फिर 2 बड़े अखबारात जो कि प्रो भारत थे उन पर हमले हुए जिन पर भारतीय मफादात की नुमाइंदगी का इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या ये सब इस बात का सबूत नहीं है कि बांग्लादेश में अब ग्रास रूट लेवल पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा हो चुका है और एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, फिर तमिलनाडु, श्रीलंका, चीन, नेपाल और भूटान? क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर से दर्जनों आज़ाद रियासतों का कायम हो जाएगा, का क्या हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर आप देख रही हैं प्रोटेस्ट और जिस तरह आपने बताया कि अखबारों को और ये सारा कुछ, देयर इज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। हो रहा है इसको बांग्लादेश की स्टूडेंट्स या आवाम एक मौका समझ के, जो भारत ने गलती की है उसको दहशतगर्दी करवाई, उसको एक मौका समझ के हर वो आखिरी भारतीय रॉ का एजेंट जो बांग्लादेश में मौजूद था उसको खदेड़ के बांग्लादेश से निकाल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफा रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसमेंटल हो गया बांग्लादेश के अंदर से, इससे ज्यादा कमजोर इंडिया को उस सिस्टर स्टेट्स वाले इलाके में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ का वो नॉर्दर्न डेस्क जो डील कर रहा है बांग्लादेश को, वो सारा 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर वहां से बैठ के वो सारा कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश से रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट हो गया तो उनकी 50 से बल्कि 70-80 साल की जो मेहनत है एक तो वो जाएगी और उसके बाद दोबारा जो रॉ का नॉर्दर्न विंग है वो बहुत बुरी तरह डैमेज होगा पूरी की पूरी इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स में, जहां पे सबसे ज्यादा सोरिश है। और जहां तक आपने बात की है, देखिए मुझे एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि जो पॉलिसीज हैं नरेंद्र मोदी की, जो इसकी इनसिक्योरिटीज हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ अरसे के बाद भारत इज अ स्टेट अवे फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। सिर्फ एक रियासत टूटने की देर है। मणिपुर देख लें आप या नागालैंड देख लें आप या खालिस्तान की आप बात कर लें, एक रियासत टूटने की जरूरत है। और कहते हैं भारत के बारे में मशहूर है, कहते हैं भारत के नक्शे से आप लकीरें मिटा देना तो कोई भारतीय दोबारा वापस वहां पे रियासतों के नाम नहीं लिख सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एक रियासत अलहदा हो गई तो उसके बाद पूरे का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और जो आपने बात की ना कि हमारे लिए भी, अगर हम अपने पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट से भी देखें कि अगर बांग्लादेश वाकई एक पोस्ट हसीना, पोस्ट इंडिया अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है कि हम बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेड रिवाइवल और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन के जरिए एक न्यू ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तश्कील दें। देखिए, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी बांग्लादेश के साथ है उससे बेहतर मिलिट्री डिप्लोमेसी पोस्ट हसीना नहीं हो सकती। और ये बहुत डिफाइंड, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लियर और बहुत दलेर फॉरेन पॉलिसी हमने बांग्लादेश को लेकर रखी हुई है और हमें इसी को मजीद बिल्डअप करना है। वो मिलिट्री डिप्लोमेसी फिर आपकी कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी ट्रांसलेट होती है, आपकी सॉफ्ट पावर के अंदर भी ट्रांसलेट होती है और हार्ड पावर के अंदर भी ट्रांसलेट होती है। सो जो हमारा पाथ है उससे बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता बांग्लादेश को लेके और हमें इसी पे स्टक रहना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की भी। इस वक्त पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा ख़तरा जो है वो तालिबान और उनके स्लीपर सेल से है जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने माजी में अफगानिस्तान को हमदर्दी, भाईचारे की बुनियाद पर पनाह और वसाइल फराहम किए। आज वही अनासर भारत के आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। आप तालिबान के ज़ेर कब्जा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं?
देखिए, एक इलिजिटिमेट रजीम है, मैं तो इसको कहता हूँ कि बैंड ऑफ गैंगस्टर्स हैं जो काबुल के ऊपर काबिज हैं। ये ना सपोर्ट एंजॉय करते हैं, ये ना सपोर्ट एंजॉय करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स की अफगानिस्तान के अंदर, ना इनको कंप्लीटली तालिबान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। सो ये एक वीक रजीम है, एक कॉवर्ड रजीम है, एक खौफजदा रजीम है, जो एक बिल्कुल एक हवा के महल के ऊपर खड़े हुए। उस हवा के महल को कायम रखने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज ये दहशतगर्दी खत्म कर दे तो लोग कहेंगे जी स्टेबिलिटी और अमन आ गया, आप इलेक्शन करवाओ या कोई ऐसा सेटअप लाओ कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए जिसका वादा करके आए। आप अभी भी इंटरिम हो, दुनिया की शायद ये वाहिद इंटरिम रजीम है जो पिछले 6 साल से अभी तक इंटरिम ही चल रही है। सो इस वजह से ये दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। ये ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर जो रेफ्यूजीज हैं इनके वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं, इनके कई सूबों में करेंसी पाकिस्तान की चलती है, इलाज करवाना होता है तो पेशावर के अस्पतालों का इस्तेमाल करते हैं। तो अवाम हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान में। ये जो इनका जिंगोइज्म है या भारत से जो चंद पैसे ले रहे हैं, उस पैसे लेने के बाद ये एक हद तक आगे जा सकता है और ये इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये इनकी जो डिपेंडेंस है वो भारत की इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा है। तो अभी तो ये चल रहा है, इनका एक पॉलिसी चल रही है, क्योंकि एक वीक हुकूमत है, सेंटर के अंदर रजीम है और उनको अपने खौफ हैं और भारत उनको पैसे भी दे रहा है और वो समझ रहे हैं कि वो लेजिटिमेट हो जाएंगे इस तरीके से। सो अभी वो चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। अभी भी आज मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आई वाज रीडिंग समथिंग, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की ही रजीम है उसके अंदर इनकी जो इस वक्त लोग इख्तिदार में उनके खिलाफ बहुत सख्त बातें होना शुरू हो गई कि आप अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हो, पाकिस्तान से दुश्मनी करके। शुरू हो गए में। हाँ, अच्छा, भारत की जानिब से जो अफगानिस्तान में पैसा, वसाइल, हथियार और पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट करने के जो शवाहिद मौजूद हैं, वो DGSPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज किया, उनको दिखाए। इसके बावजूद आलमी सतह पर इस नेक्सस के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि मैं चाहूँ तो ये मैं मसला हल कर सकता हूँ, लेकिन वो भी कोई ख़ास अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड मामलात होते हैं, ये वो मामलात होते हैं जो आपके हार्ड पावर के थ्रू और इंटेलिजेंस के थ्रू ही हल होंगे। दुनिया में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मिडल ईस्ट के अंदर सारे कह रहे थे कि रशिया क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा मुस्लिम कंट्रीज की हेल्प के लिए इसराइल वाले मामले में। तो पुतिन के एडवाइजर अलेक्जेंडर ड्यूगिन, उसने कहा कि रशिया वांट्स टू ज्वाइन मुस्लिम कंट्रीज इन दिस वॉर, लेकिन रशिया सपोर्ट कर सकता है, रशिया कैन नॉट फाइट ऑन बिहाफ ऑफ यू। फैसला लड़ने का आपने करना है। ये दुनिया का एक हार्ड प्रिंसिपल है, अपनी जंग आपने खुद लड़नी। हाँ। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, जो जीतने वाली साइड होगी दुनिया उसके साथ। आपने में जब पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक हमने इंडिया के ऊपर किया नहीं किया था, तो कौन खड़ा था पाकिस्तान के साथ? जब पाकिस्तान ने दांत तोड़े तो दुनिया ने कहा ये तो जीत गया पाकिस्तान, अब हमने इसके साथ खड़े होना। और हमें बड़ा शिद्दत के साथ और बड़ी क्लियरली इस बात का अंदाजा है कि हमें ये जो इज्जत मिली है ये भीख में नहीं मिली, हमने कमाई है अल्लाह के फजल से। और अभी भी अफगानिस्तान वाला जो मामला है उसको अगर कोई मुल्क रिजॉल्व करेगा तो वो हम खुद करेंगे और हम करना जानते हैं। थोड़े से टाइम की बात है, इंशाल्लाह इट विल बी सॉर्टेड आउट बहुत खूबसूरती के साथ। ठीक, अफगानिस्तान के अंदर भी बेतहाशा ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर हकानी नेटवर्क, मज़ार शरीफ ग्रुप, काबुल और कंधार धड़े, फिर दाइश है और अहमद शाह मसूद ग्रुप है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर टेंशन है वो इस खित्ते के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ख़ासतौर पर जब ट्रेड रूट्स और सेंट्रल एशिया तक रसाई जैसे मामलात भी इसी से जुड़े हों? देखिए, अफगानिस्तान को थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करें और रियलिटी की बेस के ऊपर आप उनको देखें, रेटोरिक से हट के। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 4-5 करोड़ 6 करोड़ के करीब है। ना इनके पास कन्वेंशनल फौज है, ना इनके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे दुनिया डिपेंड करती हो, ना इनके पास कोई एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर के लिए भी पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, ना इनके पास कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो एज अ मार्केट जिसको डिप्लॉय किया जाए, ना ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, ना इनकी कोई जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी कमाल है, लैंड एक कंट्री है। सो ये इस खित्ते के लिए प्रॉब्लमैटिक, इस कॉन्टेक्स्ट में कहें कि जी खित्ते को खौफजदा होना चाहिए अफगानिस्तान से, ऐसी कोई बात है नहीं। ये सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शोर मचा सकते हैं, थोड़ा बहुत गंद डाल सकते हैं, इसके अलावा इनकी कोई वैल्यू है नहीं। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है और वो ये है कि ये पाकिस्तान के साथ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं 2400 किलोमीटर का।
ये सिर्फ इसकी एक वैल्यू है कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा सकते हैं। इसकी है कि पाकिस्तानीज जो हैं उनको पता है हमारा दुश्मन कौन है, वो भारत को भी उनको पता है, उनको बाकी भी पूरी दुनिया से जो दुश्मन पाकिस्तान में आते हैं उनको पता होता है कि ये हमारे दुश्मन है। इनका सिर्फ ये है कि ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ के भाई की जो चादर पहन के आते हैं, तो पाकिस्तान जो है इनको एज अ भाई ट्रीट करता था। अब लेकिन लिहाजा इसके अलावा इनकी और कोई वैल्यू नहीं है। जी, आप इनके साथ उसी तरीके से मामलात हो रहे हैं जिस तरह उस भाई के साथ मामलात होते हैं जो आपकी पीठ में छुरा घोंपता है। बिल्कुल। तो लिहाजा पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। और ये जी आप कहिए। मैं कह रही हूँ कि आपको लगता है कि तालिबान के होते हुए अफगानिस्तान किसी भी सूरत में मुस्तहकम हो सकता है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, जब तक वो बैरूनी कुव्वतों से लड़ रहे होते हैं तब तक तो वो निस्बतन ठीक रहते हैं, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस मसले का कोई मुस्तकिल, कोई परमानेंट हल क्या हो सकता है? देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखिए कि पिछले 70 साल में ये सिर्फ अब्दुल्ला और हामिद करजई वगैरह जो हैं, सिर्फ ये अफगानिस्तान के वो लीडर्स रहे हैं जो आराम सुकून से चले गए और इक़्तिदार किसी और के हाथ में चला गया, वरना सारों का मर्डर ही हुआ है और बहुत सफाकी के साथ कत्लेआम हुए जितने भी लीडर्स रहे हैं पिछले 100 साल में। तो अफगानिस्तान के अंदर प्रोसेस पाया जाता है कि हम उस इक़्तिदार में क्यों आए कि जिसके बाद हमारी जान ही जानी है और फिर हम उसके लिए मेहनत करें। जैसे गुलबदीन हिकमत यार का जो ग्रुप है वो पिछले तकरीबन 50 साल से इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है। सोवियत वॉर के टाइम से उसको नहीं इक़्तिदार मिल रहा। अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप है अब्दुल्ला वाला 40-50 साल से इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है, उसको भी इक़्तिदार नहीं मिल रहा। उसके अलावा बहुत सारी और फैक्शंस भी हैं जो इक़्तिदार में आना चाह रही, उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा और वो थक चुके हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो ये सारे फैक्शंस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। गुलबदीन हिकमत यार भी चाहता है इक़्तिदार में आना, अहमद शाह मसूद भी चाहता है। वो अब इक़्तिदार की या रजीम चेंज की बात नहीं कर रहे, वो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। वो डिवाइडिंग अफगानिस्तान इनटू डिफरेंट हाफ्स के एक हिस्सा है जो वो ताजिक्स के पास रहेगा, एक हिस्सा है जो तालिबान के पास रहेगा, एक हिस्सा है जो गुलबदीन हिकमत यार फैक्शन के पास रहेगा। वो अब इसकी बात कर रहे हैं। सो ये दिस इज अ वेरी न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द रीजन, क्योंकि अगर अभी भी अफगान तालिबान जो है वो, क्योंकि ये जो 21वीं सदी है ये नक्शों के चेंज होने की सदी है। इस पे उसकी से लेके दुनिया के जितने बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने कहा था रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड मैप्स यहां पे होना है। सो अगर ये जो हैं ये अफगान तालिबान ये सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तो आई एम अफ्रेड कि अफगानिस्तान जो है पिछले आप 500 साल में देखें तो छोटा ही होता जा रहा है और अब ये मजीद छोटा होने की तरफ जा रहा है और इसमें no one else is to be blamed except अफगान तालिबान themselves। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जहरीत का जवाब अंदर घुसकर दिया था, आपको लगता है क्या ये मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है कि जब हमने मुज़ाकरात की मेज़ पर अपना मुद्दा रखा, तमाम दोस्त ममालिक के सामने उनको बेनकाब किया, तो हम अब अस्करी तौर पर तमाम दहशतगर्द ठिकानों को सिफाया अफगानिस्तान के अंदर से भी किया जाए? नहीं, देखिए वो तो पाकिस्तान ने जो जाहिर है, पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल कंट्री। हमारे पास बहुत स्टेक है हमारा दुनिया के अंदर। अफगान तालिबान का तो कोई स्टेक नहीं है दुनिया के अंदर, हमारा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में स्टेक है। हमारे मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, भाइयों वाले ताल्लुकात हैं और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक प्रोफेशनल हम उसके साथ वो रखते हैं सारा। हम हर मुस्लिम दुनिया के हर इशू के ऊपर पाकिस्तान बोलता है। अफगान तालिबान का तो कोई स्टेक नहीं है ना। वो आपने देखा कभी आज तक वो सवाए उम्मत से मांगने के इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। सोवियत यूनियन ने हम पे हमला कर दिया, हमारी मदद को आज हम इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। सोवियत यूनियन के हमले के बाद आपस में इस तरीके से लड़ते रहे खाना जंगी इक़्तिदार के लिए। फिर अमेरिका ने हमला किया, हमारे औरतों और बच्चों को रख लो, हम जंग लड़ रहे हैं, हमने वो किया। फिर उसके बाद जैसे ही अमेरिका गया तो यही इसराइल से अभी फंडिंग ले रहे हैं, से फंडिंग लेके पाकिस्तान पे, इंडिया से फंडिंग लेके हमले कर रहे हैं। सो इनका तो कोई स्टेक है नहीं। पाकिस्तान के लिए इनके अंदर जो टेरर हाइड आउट्स है उनको टारगेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने जो भारत के साथ करके दिखाया है उसके बाद तो इनको सबक हासिल हो जाना चाहिए। और अभी जो इनके साथ हमने करके दिखाया है कि ये सांस भी लेते हैं ना जो दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर, तो हमें मालूम है कि वो कहाँ पे लेते हैं और टेक आउट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन बात यह है कि जब डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट करता है एज अ वॉइस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, हम इनको समझा रहे हैं अभी भी। लेकिन अभी भी ईरान जाने से भी रिसेंट उसमें भी तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया, वो नहीं गया, शामिल नहीं हुआ। मैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता।
नहीं, उसको फर्क बात यह है कि वो अपनी जिल्लत से जो है वो परेशान है। अफगान तालिबान की जो अफगान रजीम है उसकी दुनिया में क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। उसको फर्क किस चीज का? इसको मतलब उन फर्क से मुराद ये है कि या तो बहुत ही कोई स्ट्रांग कंट्री हो ना कि वो कहेंगे जी हमें फर्क नहीं पड़ता, यूएन भी हम कंट्रोल करते हैं और बाकी भी। ये बेशर्मी की वजह से वहां पे नहीं गए, क्योंकि इनको पता था कि वहां पे जाके इनके साथ जो सलूक होगा, इनको पता था कि एक एक करके ये इंटरनेशनली भी कटते चले जा रहे हैं। जो परसेप्शन इन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को 50-60 साल 70 साल स्पेशली जो रिलीजियस सर्कल्स के अंदर इन्होंने क्रिएट किया था कि जी हम जिहाद लड़ रहे हैं और हम इस्लाम के नाम पे और इस्लामी निजाम और ये सारा कुछ, दे हैव लॉस्ट डेप्थ। सो लिहाजा इस वजह से ये ईरान इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि ईरान खुद कहता है कि इन्होंने पैसे लेके अफगानों ने इसराइल को ईरान की इंटेलिजेंस दी है राइजिंग लाइन के दौरान, और फिर उन्होंने 25 लाख के करीब 2.5 मिलियन अफगानीज को निकाला है। सो ये मजीद आइसोलेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, इंटरनली वीक होते चले जा रहे हैं। ये भी एक तरह के एक कलैप्स के वर्ज के ऊपर खड़े हुए हैं, और इस वजह से ये पूरी दुनिया को अवॉइड कर रहे हैं, जिस वजह से मोदी अवॉइड कर रहा है पूरी दुनिया को। क्या मुंह लेके जाएगा कि अपने जहाज गिरवा के आ गया? सो वही माइंडसेट अफगानिस्तान के अंदर भी है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। हाँ, दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। अहमद, लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त फील्ड मार्शल जिस अंदाज में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अहम आलमी क़यादत से मुलाकातें, ट्रंप से मुलाकातें और खलीजी मामलात में उन्हें एक कलीदी शख्सियत के तौर पर देखा जाना, अभी लीबिया की अहम क़यादत से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं, क्या इन मजबूत अस्करी और सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान कोई नया और मुअस्सर अस्करी ब्लॉक तश्कील दे सकता है जो खित्ते में भारत जैसे नजरियात के काउंटर में हो? देखें, आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, दे ऑलरेडी सी अ ब्लॉक, जो उसकी फंडामेंटल जो फाउंडेशंस है वो डल चुकी हैं। हमें बात की जाती थी हमेशा कि पाकिस्तान या लेफ्ट पे जाएंगे हम या राइट पे जाएंगे, हम अमेरिका के साथ जाएंगे, हम चाइना के साथ जाएंगे, हम कैपिटलिज्म के साथ जाएंगे, हम कम्युनिज्म के साथ जाएंगे। तारीख और जो पाकिस्तान की अफवाज की जो है भारत को लेकर, और फिर पाकिस्तान की लीडरशिप स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो इन्होंने क्लैरिटी के साथ, देखें लीडर्स को आप जज करते हैं जंगों के दौरान, उसके अलावा आपको नहीं पता चलता लीडर की क्या कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, कितना प्रेशर ले सकता है। जब जंग हुई फिर पूरी दुनिया को पता चला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं कौन, कितना प्रेशर ले सकते हैं, और इन्होंने करके दिखाया। कोई छोटी बात नहीं होती कि आपके ऊपर हमला हो और आप अपने से 5 गुना बड़े मुल्क में ऑर्डर करें कि यहाँ पे 25 से लेकर 26 साइट्स के ऊपर आप हमला करें, और अगर दोबारा करेंगे तो इससे 3 गुना हमला इनको करो, और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक इनके जो अर्बन सेंटर्स, इनके जो बिजनेस सेंटर्स हैं उनको टारगेट करो। इन्होंने हमारे अर्बन सेंटर्स को टारगेट किया। सो उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, उसके लिए आपको लीडरशिप में क्लैरिटी चाहिए होती है, और उसके लिए आपको ये इसी बात की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अपने इंटरेस्ट को और कौम को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जा सकती है। सो वो जो पुरानी बातें थी ना सारी कि पाकिस्तान इस ब्लॉक में जाएगा या उस ब्लॉक में जाएगा, वो सारी बातें अब चेंज हो चुकी हैं। इस लीडरशिप ने एक नया डिस्कोर्स लिखा है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने। अब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना ब्लॉक बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और सिर्फ हम बात नहीं कर रहे कि बनाएगा, हम बना रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त का। इट्स ऑलवेज प्लेयर हैविंग यू इन माय पॉडकास्ट, इन माय प्रोग्राम। सो काइंड ऑफ यू। आई होप मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा ये पूरी कन्वर्सेशन सुन के। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।